Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Moran Education. Hope you all are doing well. हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस करे थे अपने फंडामेंटल राइट्स. अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की. ये होते क्या हैं, उनके प्रोविजंस क्या हैं और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ज़रूरी हैं. देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आते हैं पार्ट 4 में. जैसे हमने 25 पार्ट्स पढ़े थे, ये कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक. अब ये क्या है, ये क्या होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं स्टेट को, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे जाते हैं. और ये इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. आइडियल्स फॉर द पीपल, एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट. और इसकी क्यों ज़रूरत है, ये क्या है, ताकि हम एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकें. और ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, मतलब जो हम अगर ये फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं तो हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते या फिर हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, इसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. जैसे जस्टिशिएबल कौन होते हैं, हमारे कौन से होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं. अब ये है आर्टिकल 36. आर्टिकल 36 क्या बात करता है, यही बात करता है कि जो स्टेट है वो प्रोविज़न बनाती है हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और किसी भी एरियाज़ में अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंतर्गत, ताकि एक क्या हो सके, एक वेलफेयर स्टेट का फॉर्मेशन हो सके. देखिए, जो आर्टिकल 37 है, जैसे ये कह रहा है नॉन जस्टिशिएबल, यहीं पर ये भी लिखा है शैल नॉट एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, के स्टेट पे कोई एनफोर्सेबल नहीं है, स्टेट इनको एनफोर्स करना कंपल्सरी नहीं है, बट ये ड्यूटी होती है स्टेट की कि एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए अपनी पॉलिसीज़ के अंदर क्या है, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें ताकि एक वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर सोसाइटी की फॉर्मेशन हो सके. आर्टिकल 38 बोलता है आपका टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ स्टेट, ताकि और रिड्यूस इनइक्वालिटी. ये क्या थे, इसके कुछ फीचर्स थे. अब हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको 3 डिवीज़न दे रखे हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवीज़न नहीं है, ये हम लोगों ने दिए हैं. जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स. इसको इनके वर्क के थ्रू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है ताकि इसके काम को इजी और इजीली देखा जा सके. सोशलिस्ट, ये आर्टिकल 39A, ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, फ्री लीगल एड. एंड 39B इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोई इसके ऊपर अपना हक नहीं जमा सकता है अगर वो गवर्नमेंट है. 39C बोलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी सबको ही वेल्थ का राइट है इसने ये पॉलिसी. और बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या करते हैं, ये जो है ये लॉज बनाते हैं. अगर जो भी हमारी सोसाइटी में जिस चीज़ की नीड होती रहती है ना, उसके लिए क्या बनाते रहते हैं, लॉज बनाते रहते हैं. और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड होते रहते हैं. जैसे आर्टिकल 41, ये क्या हमें कहता है, ये कौन से प्रिंसिपल को बताते हैं, जैसे हमें वर्क का सिक्योर करना चाहिए, हेल्थ के प्रोवाइड करना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए. तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया इसके लिए, नरेगा ये बनाया. ये आपने देखा होगा कि अभी जब लॉकडाउन हो गया था तो ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा लोगों के लिए, कि वर्क जिनके पास नहीं था, जो लोग माइग्रेशन कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा. अभी 47, जैसे रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या कहता है कि हमें न्यूट्रिशन लेवल को रेज करना चाहिए, यानी बच्चों को, बड़ों को क्या है, खाना, न्यूट्रिशन खाना मिलना चाहिए. तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्कीम बना रखी है, जैसे मिड डे मील स्कीम बच्चों को प्रोवाइड करा जाता है वो इसी के थ्रू, और नेशनल न्यूट्रिशन एक मिशन भी है. तो ये क्या आता है आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स. अब गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. ये कहता है, पहले गांधी जी ने क्या बोला था कि हमें ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यानी आर्टिकल 40 के तहत. तो हमने इसमें क्या रूल बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनाया, जिसके अंदर आप पंचायती राज के बारे में हम जाते हैं और पढ़ते हैं. अब 43, ये क्या बता, प्रमोट कॉटन इंडस्ट्री. इन्होंने बोला कि हमें कॉटन इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि ये स्वदेशी जो मूवमेंट चला था कि हमें अब विदेशी गुड्स को क्या करना है, बायकॉट करना है और अपना स्वदेशी है उसको प्रमोट करना है. तो इसके लिए क्या मिशन बनाया गया, खादी विलेज कमीशन 2005 में बना, मिशन बनाया गया खादी विलेज कमीशन 2005 में बनाया गया, जिसमें ये प्रमोट करते हैं खादी को, और MSMEs भी बनी. 46 बात करता है एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के, तो इसके लिए स्कूल्स खोले गए, जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल। आजकल एकलव्य मॉडल स्कूल में ना वो वैकेंसीज निकली हुई है, जो लोग एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं। 47 है प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इनटॉक्सिक, यानी जो लिकर वगैरह होते हैं, मतलब उसको प्रोहिबिट करता है कि ये मत लीजिए, ये आपके लिए हानिकारक होता है। तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या करा था, लिकर पे बैन कर दिया है। 48 अब अच्छा एक बात बताइए, क्या लिकर हमें पूरे इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं? सर अपने कमेंट्स में मुझे बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। वाकई इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं ना, उसकी मेन वजह लिकर होती है। 48 प्रोहिबिट स्लॉटर टू इम्प्रूव ब्रीड, ये गांधी जी ने इसलिए बोला था प्रोहिबिट स्लॉटर को, ताकि ब्रीड को इम्प्रूव कर सकें। जैसे पहले लोग शिकार कर देते थे और फिर उनकी ब्रीड इम्प्रूव नहीं हो पाती थी, तो इसके लिए हमारे यहाँ पर है ना, हमारे इंडिया में काऊ बैन है स्लॉटर इसका, कि हम इसको स्लॉट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं आपके लिबरल प्रिंसिपल्स। ये 44 आपका बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये दो तरीके के होते हैं ना, तो क्रिमिनल होता है, एक सिविल। सिविल कोड क्या होता है कि आपकी जो मैरिजेस हो गए, उसमें डाइवोर्स के केसेस हो गए, जिसमें मतलब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, जो ऐसे कोड्स होते हैं वो इसके में प्रोवाइड करे जाते हैं। और जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गए, जैसे मर्डर हो गया, तो ये दो तरीके के होते हैं यूनिफॉर्म। ये कौन सा प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है आपका? लिबरल प्रिंसिपल। हमने खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने, नॉट हमने। 44 और 45 है चाइल्ड केयर एजुकेशन के बारे में बताता है। तो इसके लिए क्या कानून बनाया गया? 21 ए, जो हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था कि इसको कंपलसरी करा है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन के जो बिलो 14 ईयर्स हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। 48 ए में अमेंडमेंट होता है। ये क्या है? प्रोटेक्शन इम्प्रूव, यानी हमें अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें टाइगर को कंजर्व करने के लिए। 49 बात करते हैं प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट। इसके लिए अभी कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बना है, लेकिन मैं चाहती हूँ बने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉन्यूमेंट्स में जाकर उसको गंदा करते हैं, उनको ख़राब करते हैं, दीवारों पर अपने नाम लिख देते हैं, अपने दोस्तों के, अपने लवर्स के। ये गलत है। नहीं, अपनी ही प्रॉपर्टी को आप खुद ही अपनी इंडिया को ख़राब कर रहे हो, तो फिर लोग आके टूरिस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये इसीलिए इसके लिए भी एक लॉ बनना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट लॉ, जो उसको बिल्कुल पनिशमेंट मिले जो उसको हमारे मॉन्यूमेंट्स को गंदा करता है। फिर 50 ये क्या करता है? सेपरेट करता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। जैसे आपने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पढ़ा है होगा, या कॉलेजियम सिस्टम होता है कि जो जजेस होते हैं ना, खुद को ही अपॉइंट करते हैं, मतलब जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो रिकमेंड कर देते हैं नाम प्रेसिडेंट को कि अगली बार ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। जैसे अब हैं, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे, ज़रा मुझे कमेंट में बताइए। और अब कौन आने वाले हैं, क्योंकि अब इनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है। और लास्ट है हमारा 51। ये क्या बात करता है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस, कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना चाहिए। जैसे ये है हमारा, हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ बना रखी हैं, जैसे पंचशील पॉलिसी हो गई चाइना के साथ, लुक वेस्ट पॉलिसी हो गई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, और नेबरहुड पॉलिसीज़ हो गई। तो ये बहुत सारे हमने ये पढ़े हैं DPSP। जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में ज़रूरत होती रहती है, हम उसमें अमेंडमेंट करके वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करते रहते हैं। सो होप ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसको रिवीजन करिए और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश भी करिए। चलिए अब मैं मिलूँगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।